नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मेरा नाम है रक्षा रावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वदेश खबर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल टाटा ट्रस्ट की बोर्ड अहम बैठक जो थी आज, बोर्ड मीटिंग, वो आज खत्म हो गई है। बैठक से क्या निकलकर सामने आया है, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी हमें बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। जी अनुराग, बताइए क्या निकलकर आ रहा है बैठक से। टाटा ट्रस्ट की एक बहुत ही अहम मीटिंग अभी संपन्न हुई है। सारे जो ट्रस्टी हैं बोर्ड के टाटा ट्रस्ट के, वह अभी ताजमहल होटल जो कि मुंबई के कुलाबा में है, वहाँ से बाहर निकल के आ रहे हैं। अभी ये जो मीटिंग है ये एक ऐसे समय आई है जबकि जो टाटा ट्रस्ट में बहुत ही तनाव चल रहा है, और ये तनाव एक गुटबाजी की वजह से है, जहाँ पे दोनों जो टाटा ट्रस्ट है उसमें दो गुट बन गए हैं। एक नोएल टाटा का है, दूसरा एक और ट्रस्टी है महली मिस्त्री। तो ये गुटबाजी चल रही है और एक मुद्दा ये है कि जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट का 67% भागीदारी है। उसमें महली मिस्त्री के जो गुट के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि टाटा ट्रस्ट को बहुत और ज़्यादा इस बात पे कंट्रोल चाहिए। लेकिन इस बारे में जो और ऐसा भी हो रहा है कि एक और शेयर होल्डर हैं टाटा सन्स में, शापूरजी पालुंजी ग्रुप, वह टाटा सन्स से एग्जिट करने की बातचीत कर रहा है, और उसके जो एग्जिट के बारे में क्या टर्म्स हैं उसके बारे में भी काफ़ी मतभेद हुए हैं पिछले एक महीने में। और इसके चलते ये बात सामने उभर के आई है कि इसको कैसे इसे हल किया जाए। इसी हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो टाटा ग्रुप के दिग्गज जो बिजनेस लीडर्स हैं उनसे बातचीत की थी। उनमें से दो ट्रस्टीज भी हैं, दारिस कंबाटा और वेंदु श्रीनिवासन, एन चंद्रा, और साथ में नोएल टाटा के साथ। तो ये जो मुद्दा है, सरकार का ये कहना है कि टाटा ट्रस्ट को ये मुद्दा आपसी बातचीत के द्वारा सुलझा देना चाहिए। लेकिन जो पिछले एक महीने से हो रहा है, जो ये तनाव में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, इसका कारण ये था कि एक जो ट्रस्टी है विजय सिंह, वह टाटा सन्स में वो एक डायरेक्टर थे एक महीने पहले तक, और उनको एक वोटिंग के द्वारा टाटा ट्रस्ट ने उन्हें टाटा सन्स के तौर पर ये मुद्दा समझा लेना चाहिए, सरकार का ऐसा मानना है। जी बिल्कुल, आपसी तौर पर ये मुद्दा समझाने के लिए ही आज बोर्ड बैठक हुई थी और सरकार के पास भी ये मामला गया है। तो आज की बोर्ड मीटिंग के बाद आगे की सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है, मतलब क्या कुछ लग रहा है आगे के लिए? तो आज की बोर्ड मीटिंग में एक पहल की गई कि जो मतभेद है, दोनों जो गुट हैं एक दूसरे से बातचीत तो शुरू करें और उसका हल ढूंढे। तो अभी तक आज की बोर्ड मीटिंग ने सिर्फ यही हल ढूंढा है। तो आगे देखना पड़ेगा कि ये इसको कितने सीरियसली लेते हैं और कैसे एक रिकन्सिलिएशन आती है डायरेक्टर्स जो टाटा सन्स के हैं उसके मुद्दे पे और दूसरे मुद्दे पर भी। जी बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और देखते आगे की अपडेट्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब बाजार की बात कर लेते हैं। आज बाजार में दिन भर किन शेयरों में एक्शन दिखा, 5 बजे स्वदेश खबर के हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच में बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविंदर। जी रविंदर, बताइए बाजार में आज कहां-कहां एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक के जिस पर दिन भर में एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसाइट इंफ्रा की, जहां पर कंपनी को जो है वर्क ऑर्डर मिला। कंपनी को जो है आईआईटी बॉम्बे से 540
2 करोड़ का जो है वर्क ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर जो है फास्ट ट्रैक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मिला है, जिसके चलते कैपेसाइट इंफ्रा जो है दिन भर फोकस में रहा है। इसी के साथ साथ KPI ग्रीन एनर्जी में भी जो है आज एक्शन देखने को मिला, जहाँ पर कंपनी को जो है GERC से कैटेगरी A पावर ट्रेडिंग लाइसेंस मिला, जिसके चलते KPI ग्रीन एनर्जी भी आज जो है इसमें एक्शन देखने को मिला। साथ ही साथ NTPC ग्रीन की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने एक MOU साइन किया है, जहाँ पर कंपनी ने जो है गुजरात गवर्नमेंट के साथ सोलर पार्क बनाने के लिए MOU साइन किया है, जिसके चलते NTPC ग्रीन में भी जो है एक्शन देखने को मिला। इसी के साथ साथ बात करें फार्मा स्टॉक नेटको फार्मा भी आज एक्शन में रहा है, जहाँ पर कंपनी के जो है रिच डीप्लैम लॉन्च करने के लिए जो है कंपनी को दिल्ली हाई कोर्ट से मंजूरी मिली है। यहाँ पर कंपनी जो है 15,900 में ये दवा लॉन्च करेगी। इन कंपनी को जो है इसके लिए अप्रूवल मिल गया है और ये जो है नर्व और मसल से जुड़ा जो डिसऑर्डर है उसके लिए यूज़ होता है। इसी के साथ साथ आखिर में बात करेंगे टाटा एलेक्सी, जहाँ पर टाटा एलेक्सी के जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे, जो कि इनलाइन आए थे विद एस्टिमेट, और मोतीलाल ओसवाल ने जो है इस पर अपनी रिपोर्ट निकाली, जहाँ पर उन्होंने अपनी सेल रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 4,450 से घटाकर जो है 4,400 का रखा है, जिसके चलते टाटा एलेक्सी में भी जो है आज दिन भर एक्शन देखने को मिला। जी बिल्कुल, ये तो था आज के बाजार का एक्शन, लेकिन बाजार में इसके अलावा भी एक अहम अपडेट आज आया है। दरअसल आज सितंबर का SIP इनफ्लो डेटा आया है। FIIs की खरीदारी में भले ही कमी आई हो, लेकिन रिटेल निवेशकों का भरोसा बाजार पर अभी भी कायम है। सितंबर में SIP इनफ्लो पहली बार 29,000 करोड़ रुपए के पार निकलकर नया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इस महीने कितना SIP इनफ्लो आया है, बता रही हैं हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। जी कविता। जी हाँ, SIP इनफ्लोज की बात करते हैं, जहाँ पे 4% का जंप देखा गया है। 29,361 करोड़ पर सितंबर में ये नंबर आया है, जो कि अगस्त के 28,265 करोड़ के मुकाबले 4% ज़्यादा है। एम्फी डेटा जो रिलीज़ हुआ है उसके तहत ये डेटा हम आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, नेट इनफ्लोज इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें तो लगातार दूसरा महीना जहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन जो है वो दर्ज हुआ है। सितंबर में ये आंकड़ा 30,422 करोड़ पर आता हुआ हमने देखा है। 9% का लगभग ये डिक्लाइन है, क्योंकि अगस्त में ये आंकड़ा लगभग 33,430 करोड़ का था। इतना ही नहीं, मिड कैप फंड्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनफ्लो सितंबर में आता हुआ देखा गया है 5,085 करोड़ का। उसके बाद स्मॉल कैप फंड्स ने इनफ्लो सबसे ज्यादा रिसीव किया है 4,362 करोड़ का। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स की बात करें तो यहाँ पे लोएस्ट पॉजिटिव इनफ्लो हमने आता हुआ देखा है लगभग 1,220 करोड़ का। ELSS फंड्स और डिविडेंड यील्ड फंड्स ने आउटफ्लो जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है लगभग 307 करोड़ और 167 करोड़ का। इतना ही नहीं, डेट म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, टोटल आउटफ्लो यहाँ पर 1.01 लाख करोड़ का सितंबर में हमने देखा है, जो कि ज़्यादा है, क्योंकि अगस्त में ये आंकड़ा 7,979 करोड़ का था। लेकिन अगर हम पूरी 16 कैटेगरीज की बात करें जो डेट फंड्स के तहत आती है, उसमें सिर्फ ओवरनाइट फंड्स, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स और डायनेमिक बॉन्ड फंड्स ने इनफ्लो रिसीव किया है। ओवरनाइट फंड्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनफ्लो लगभग 4,279 करोड़ का। लिक्विड फंड्स ने जो है हाईएस्ट आउटफ्लो यहाँ पर निकासी दर्ज हुई है लगभग 66,042 करोड़ की सितंबर में। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर इनफ्लो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है लगभग 39% का, 9,379 करोड़ का लगभग यहाँ पर हमने एक डिक्लाइन देखा है सितंबर में, जो कि हम देखें तो अगस्त की इनफ्लो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। लगभग 5,293 करोड़ का इनफ्लो था। लेकिन 6 सब कैटेगरीज जैसे कि मल्टी एसेट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा इनफ्लो यहाँ पे रिसीव हुआ है 4,982 करोड़ का। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स और आर्बिट्राज में हमें आउटफ्लो देखने को मिला है सितंबर में। बाकी स्कीम्स हो गई जैसे कि इंडेक्स फंड्स हुए, ETFs हुए, वहाँ पर मंथली हमने एक बढ़त दर्ज होती हुई देखी है इनफ्लो में लगभग 67% की, और 19,056 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा है। और अगस्त में यही आंकड़ा लगभग 11,400 करोड़ के आसपास का था। गोल्ड ETF हमें नहीं भूलना चाहिए, सबसे ज्यादा इनफ्लो यहाँ पे लगभग 8,363 करोड़ का जो है वो दर्ज हुआ है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स ने एक आउटफ्लो लगभग 82,800 के आसपास करोड़ का आसपास का हमने आंकड़ा देखा है सितंबर में, और अगस्त के मुकाबले जो है ये आंकड़ा थोड़ा सा कम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त में ये आंकड़ा लगभग 52,501 करोड़ के आसपास का था। और टोटल म्यूचुअल फंड AUM की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा लगभग आधे % ऊपर जाता हुआ हमने देखा है।
75.35 लाख करोड़ सितंबर में, और अगस्त में ये आंकड़ा लगभग 74.93 लाख करोड़ के आसपास का था। जी बिल्कुल, ये तो था आज के बाजार का एक्शन, लेकिन अगले हफ्ते कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं? अर्निंग सीजन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और अगले हफ्ते कौन से नतीजे आने वाले हैं, कौन से अहम इवेंट्स होने वाले हैं जहां आपको अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी स्नेही। जी बिल्कुल, आइए देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में बाजार की नज़र कहाँ रहेगी और कौन से इंपॉर्टेंट क्यूज़ है जिन पर आपको अपना ध्यान बनाए रखना है। अगर हम इंडियन मार्केट के बारे में बात करें तो अगले हफ्ते CPI, WPI, ट्रेड डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, इन सब के आंकड़े आ जाएंगे, तो इन पर ध्यान रखिएगा। ग्लोबली US से बॉन्ड मार्केट की छुट्टी रहेगी मंडे को, बट फेडरल बजट बैलेंस, जॉबलेस क्लेम्स, CPI, PPI, फेड बेज बुक, रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे US से। UK और यूरोजोन से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, जापान से भी ये डेटा आएगा ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट वीक। और अगर हम अक्टूबर 17 के बारे में बात करें, यूरोजोन से CPI के आंकड़े, चाइना से 15 तारीख को PPI और CPI के आंकड़े, तो इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये ट्रेंड रहेगा पूरे अगले हफ्ते के लिए। हम बड़े ग्लोबल अर्निंग्स पर नज़र डालते हैं, क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट वीक JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, ABB, इन सारे कंपनीज के Q3 अर्निंग रिलीज़ होंगे US में, तो इन पर ध्यान रखिएगा। कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बात करें, उसके पहले निफ्टी अर्निंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे मार्केट में HCL टेक, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले इंडिया, JSW स्टील, इन सब पर ध्यान रहेगा, और बहुत सारी ब्रॉडर मार्केट की कंपनीज भी है जिनके अर्निंग्स आ जाएंगे। कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर स्पंदना स्फूर्ति फंड रेजिंग के लिए मिलेगा, स्टार सीमेंट भी और HDFC लाइफ का बोर्ड भी फंड रेजिंग के लिए मिलेगा। थायरोकेयर बोनस इशू मल करने के लिए मिलेगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्स राइट्स ट्रेड करेगा। टाटा इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक स्प्लिट ट्रेड करेगा। SKF इंडिया का डीमर्जर है, टाटा मोटर्स का भी डीमर्जर है 14 अक्टूबर को, तो इस पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ IPO, वहाँ पर भी बहुत सारा एक्टिविटी हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। टाटा कैपिटल IPO लिस्टिंग होगा 13 तारीख को, LG इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO लिस्ट होगा 14 तारीख को, रूबिकॉन रिसर्च और कैनरा रोबेको 16 तारीख को, और 17 तारीख को कैनरा HSBC लाइफ IPO का भी लिस्टिंग हो जाएगा। स्मार्ट वर्क्स, कोवर्किंग और भारतीय हेक्साकॉम, इन दोनों में हमें कुछ शेयर्स लॉक इन से बाहर निकलते हुए दिखेंगे, तो कोई वॉलेटिलिटी हो यहाँ पर तो इस पर ध्यान रखिएगा। और आखिर में बहुत सारी सेंट्रल बैंक कमेंट्री, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, US फेड है, बहुत सारे लोग बहुत सारे आगे आने इवेंट्स पर चर्चा करेंगे। वर्ल्ड बैंक अपना और IMF अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी रिलीज़ करेगा, तो इस पर भी अपना ध्यान बनाए रखेगा। बहुत सारे क्यूज़ है, बहुत बिजी हफ्ता होने वाला है हमारे लिए, तो ब्रेस कर लीजिए इसके लिए और इन सारे क्यूज़ पर ध्यान बनाए रखेगा। जी बिल्कुल, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। बेहतर पावर सप्लाई सिस्टम और भारतीय कंपनियां ग्लोबल स्तर पर मुकाबला कर सके, इसके लिए सरकार पावर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म करने जा रही है। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल पर सुझाव मांगे गए हैं। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सरकार ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर से कमेंट्स मंगाए हैं। ये जो मसौदा है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के ऑब्जर्वेशन के बाद जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इस बिल को 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया था। उसके ऑब्जर्वेशन के बाद ऊर्जा मंत्रालय ने फ्रेश कमेंट्स मंगाए हैं, जिसमें कई तरह की अहम सिफारिशें की गई हैं। पावर जनरेशन कंपनीज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए कई तरह की अहम सिफारिशें की गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि क्रॉस सब्सिडी के बर्डन को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस जो है उसमें कमी आ रही है। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ जो है उसका निर्धारण करें, ताकि क्रॉस सब्सिडी के बर्डन को कम किया जा सके। इसके अलावा जो ओपन एक्सेस के एलिजिबल कंज्यूमर्स हैं उन्हें USO से एग्जेम्प्ट करना चाहिए। USO यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, जिसमें कि इस तरह के कंज्यूमर्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है उसके ऊपर प्रीमियम कॉस्ट पर पावर की सप्लाई की जा सके, ताकि इंडस्ट्री को अफोर्डेबल और रिलायबल पावर की सप्लाई की जा सके। इसके अलावा इस बात की भी सिफारिश की गई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेफिनेशन को बदलने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा वाइडन करने की ज़रूरत है। इसमें मेट्रो रेल, इंडियन रेल को भी शामिल करने की ज़रूरत है, और अगले 5 साल के अंदर जो क्रॉस सब्सिडी है वो इन सेक्टर्स के लिए यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, रेलवेज़, मेट्रो रेल, इससे ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आए और
जो कंज्यूमर्स हैं उसको इसका फ़ायदा मिले। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही इस बात की भी सिफारिश की गई है कि एक यूनिफॉर्म बेंचमार्क सर्विस स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है ताकि पूरे देश भर में जो कंज्यूमर्स हैं उनको रिलायबल पावर की सप्लाई की जा सके। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस हैं उन्हें इस बात की इजाज़त देने की ज़रूरत है कि वो कॉमन नेटवर्क के जरिए, शेयर्ड नेटवर्क के जरिए भी पावर की सप्लाई करें। उन्हें सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करने की ज़रूरत ना हो। इससे जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसको भी कमी लाने में मदद मिलेगी और इसका पॉजिटिव फ़ायदा जो है टैरिफ है उसको कम करने में मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। हालांकि इसके लिए इस तरह के लाइसेंसी को एप्लीकेबल चार्जेज जो देने होंगे ACRC की सिफारिशों के हिसाब से, इस तरह के इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस किए गए हैं और ड्राफ्ट कमेंट्स के बाद जब इसको अंतिम रूप दिया जाएगा तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब अगले पार्लियामेंट के सेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। जी बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। दरअसल सरकार जल्द ही रबी सीजन 2025-26 के लिए NPK फर्टिलाइजर्स पर NBS सब्सिडी का ऐलान कर सकती है। बताइए प्रकाश, क्या है पूरी एक्सक्लूसिव खबर? देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है NPK कैटेगरी फर्टिलाइज़र के ऊपर उसकी घोषणा जल्द करने वाली है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कैबिनेट की अगली बैठक में जो NPK कैटेगरी की जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है उसको मंजूरी दे दी जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री ने तमाम तरह के रिकमेंडेशंस के बाद जो अपनी सिफारिशें हैं वो कैबिनेट को भेज दी है और उसके हिसाब से ये फैसले लिए जाएंगे। दरअसल रबी सीज़न के लिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो करीब 24,000 करोड़ से 28,000 करोड़ रुपए के आसपास रह सकती है, जैसा कि सिफारिश की गई है फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की तरफ से। इसके अलावा जो ओवरऑल एलोकेशन है जो कि बजट में किया गया है, खासकर NBS सब्सिडी की बात करें, NPK कैटेगरी के फर्टिलाइज़र की सब्सिडी की बात करें, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है वित्त वर्ष 2026 के लिए, क्योंकि जो एलोकेशन है वो करीब 49,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी कंज्यूम हो गई है खरीफ सीजन के दौरान। लिहाजा रबी सीजन में ज़्यादा एलोकेशन होगा और ओवरऑल जो रकम है, जो बजटेड अमाउंट है, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ सरकार इसलिए भी ओवरऑल सब्सिडी एलोकेशन में बढ़ोतरी करेगी ताकि जो कंपनीज़ का लॉस है उसको ऑफसेट किया जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो सप्लाई चेन है वो मेंटेन रहे, डोमेस्टिक मार्केट में फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट रहे और अफोर्डेबल रेट्स पर फार्मर्स के लिए फर्टिलाइज़र जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सप्लाई चेन को मेंटेन करें और जो कॉस्ट है उसका बर्डन जो है वो सरकार बेयर करेगी और जो ओवरऑल एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। जी शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस तमाम अपडेट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। असम पुलिस का सिंगर जुबिन गर्ग केस में एक्शन जारी है। 2 बॉडीगार्ड्स नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों 7 साल से सिंगर के साथ काम कर रहे थे। गिरफ्तारी से जुबिन गर्ग केस में एक नया मोड़ आ गया है। पूरी खबर दे रही हैं गुवाहाटी से हमारी सहयोगी अनामिका दत्ता। जी अनामिका। मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की बेमौत मौत को लेके ये जो पूरी मामले है आए दिन उलझते ही जा रहे हैं और उसी के साथ साथ आज भी 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है और उन दोनों लोगों में से दोनों ही जुबिन गर्ग के PSO थे और वर्तमान दोनों PSO को असम पुलिस से निलंबन किया गया है। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें जो पहला व्यक्ति है उनका नाम है नंदेश्वर बोरा और जो दूसरा व्यक्ति है उनका नाम है परेश बोशो और इन दोनों की जो बैंक के खाते हैं उन में जो ट्रांजैक्शन हुआ है लगभग 1.1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें 70 लाख का ट्रांजैक्शन बोरा के अकाउंट से और लगभग 40 लाख का ट्रांजैक्शन बोशो के अकाउंट से किया गया है। अब पूरी जो SIT इसके ऊपर जांच पड़ताल कर रहे हैं और आए दिन लगातार इस केस में नई खुलासा हो रहे हैं। हम लगातार आपके पास नए कड़ी लेके आ रहे हैं और हम आपको बता दें अभी जो टोटल गिरफ्तारी का जो संख्या है अभी वो 7 पे आ गया है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं जो पहला व्यक्ति इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ था, पहला 2 व्यक्ति उसमें से जो पहला व्यक्ति है वो है श्याम कानू महंत जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर है। दूसरा व्यक्ति जो है सिद्धार्थ शर्मा
सिद्धार्थ शर्मा जो कि जुबिन गर्ग का मैनेजर है, तीसरा व्यक्ति जो है बैंडमेट जो है शेखर ज्योति गोस्वामी, को सिंगर अमृत प्रभा महंत और उसी के साथ साथ एपीएस संदीपन गर्ग जो कि जुबिन गर्ग का कजिन ब्रदर भी है, और उसी के साथ साथ आज का जो टोटल संख्या है वो 7 पे आ गया है। ये दो जो पीएसओ है जुबिन गर्ग के साथ काम करते थे, उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, वो दोनों भी इंसान गिरफ्तार हुआ है, जो है नंदेश्वर बोरा और परेश बश्य। इन दोनों के साथ साथ जुबिन गर्ग के जो गिरफ्तारी के जो आंकड़े हैं वो 7 पे आ चुका है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी कड़ी लेके इस पूरे मामले की छानबीन करते हुए हम आपके पास और भी आते रहेंगे। जी, इंडियन ऑयल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का समापन 5 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुआ। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल रहा, क्योंकि पहली बार देश ने इतने बड़े पैमाने पर पैरा एथलेटिक इवेंट की मेजबानी की। Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आयोजित इस चैंपियनशिप ने हौसले, जुनून और खेल की भावना की मिसाल पेश की। भारत के पैरा एथलेटिक्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 22 मेडल अपने नाम किए। इनमें से कुछ खास विजेताओं में शामिल हैं रिंकू हुड्डा, जिन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो F46 में गोल्ड मेडल जीता, और योगेश कथुनिया, जिन्होंने मेंस डिस्क थ्रो F56 में